चलो जी स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे चलता है, ये हम समझते हैं। हमारे इंडिया में चलता है, ये ध्यान रखना है क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। ठीक है, आ जाओ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली समझ रहे हो? जॉइंट फैमिली, एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली होती है ना, वैसे ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ये एक यूनिक टाइप का बिजनेस है जो सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, और इस बिजनेस में जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं वही, उसी फैमिली मेंबर वही सिर्फ चलाते हैं, कोई बाहर का इंसान नहीं चलाता। ओनली फैमिली मेंबर्स इसका पार्ट बन सकते हैं। और इसे भी हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न करा गया है। हिंदू लॉ बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग गवर्न करा हुआ है, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बना। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किस लॉ के अकॉर्डिंग चलता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। 1956 में ही कंपनी एक्ट बना था, ध्यान रखना। 1956 में ही कंपनी एक्ट बना था, यानी कि कंपनी जो बनाते हैं ना उसका एक्ट बना था। और उसके बाद वो एक्ट को रिफॉर्म करा था 2013 में। तो ये तो पहले हमने समझ लिया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में, उसमें कैसे कैसे लोग बिजनेस होते हैं। एक बड़ी सी फैमिली होती है, उसमें सारे मेंबर्स ही मिलके आपस में बिजनेस चलाते हैं। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं, जमीनें या जो भी है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आती है, मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर से पास हुई है और फिर कल को ये आपको मिल जाएगी। पूर्वजों की जमीन है, इस तरीके से। ये आपने कमाई नहीं है, ये इनहेरिटेड है ना, जैसे कहते नहीं है खैरात में मिली है ना, खैरात में मिली है। तो ये फैमिली की वेल्थ ही होती है। और सभी फैमिली मेंबर, जिसे को पार्सनर्स कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, को पार्सनर्स। सभी फैमिली के मेंबर जिन्हें को पार्सनर कहते हैं, उनके पास, सबके पास बराबर अधिकार होता है अपनी एंसेस्ट्रल जमीन का। वो दिक्कत तो नहीं, आगे चलते हैं। इसीलिए ये बन जाता है HUF प्रॉपर्टी, ठीक है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी। और ये सभी मेंबरों में बांटी जाती है। एग्जाम्पल, अगर आपके दादा हाउस लेते हैं तो फिर आपके पिताजी को मिल जाएगा, फिर वहां से आपको मिल जाएगा बिना कमाए। दूसरी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ये तो पहली प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल, जो खैरात में मिल रही है पूर्वजों से। ये कौन सी है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक इंसान खरीदता है या कमाता है अपने खुद के पैसों से, जॉब करके या फिर बिजनेस से। ये HUF का पार्ट नहीं होता जब तक कि वो इंसान इसको HUF में नहीं डाले। मैंने जमीन खरीदी, अब मैं इसको फैमिली में नहीं डाल रहा, मैं इसको अपने पास ही रख रहा हूं और मैं इसको HUF का पार्ट नहीं बना रहा, मेरी एक पर्सनल संपत्ति है। अब जैसे मान लो मेरे पिताजी या उनके पिताजी ने जो मकान खरीदा होगा, उसके बाद मेरे पिताजी का उनका अधिकार, अब मेरा उस पर अधिकार है जहां मैं बैठा हूं। फिर इसके बाद जो मेरे आने वाले जो फैमिली होगी, उनका अधिकार अपने आप बन जाएगा। लेकिन मैं उन्हें कहूं नहीं ये तो मेरी एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, वो कहेंगे गंदी बात, ऐसे नहीं, वापस दो हम। मतलब वो कहेंगे भैया हमारा अधिकार है, ये चलता आ रहा है पूर्वज। तो लेकिन अगर मैं अलग से एक जमीन खरीद लूं और फिर मैं अपने बच्चों को कहूं कि ये मेरी है, तो वो ये नहीं कहेंगे गंदी बात, वो कहेंगे दे दो पिताजी। समझ रहे हो? मतलब फिर मेरे ऊपर मन है कि मैं उन्हें दे रहा हूं कि नहीं दे रहा। समझ में आई मेरे भाई? द पर्सन हु बॉट इट हैज फुल कंट्रोल ओवर इट एंड, और उसको बेच भी सकता है, किसी को भी दे सकता है। अगर आप पैसा कमा रहे हो अपनी नौकरी से, उससे गाड़ी खरीद रहे हो, फ्लैट खरीद रहे हो, तो भैया वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है। अच्छा, को पार्टनर कौन होता है? अभी मैंने आपको समझा दिया था। को पार्टनर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टनर होता है, जो मेंबर होता है, जो अपनी फैमिली के साथ बराबर अधिकार झेलता है या लेता है, जो बाकी भी पार्टनर्स होते हैं। और उसके पास पूरा अधिकार है कि अगर वो पार्टीशन, बंटवारा चाहता है तो वो मांग सकता है, मेरा हिस्सा दे दो, मैं तो चल बसा, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, मेरे को नहीं करना आपकी फैमिली बिजनेस, मेरा हिस्सा दे दो, मैं जा रहा हूँ, इस तरीके। और इसका मतलब फैमिली मेंबर अपने हिस्से के लिए मांग सकता है, ठीक है ना, अगर वो इंडिपेंडेंट, मतलब वो चाहे इंडिपेंडेंट होना HUF से, तो वो अपना हिस्सा अलग से। अच्छे लग रहे हैं मेरे भाई, बहुत खुश हूँ। हाँ, और वो अच्छा ध्यान सुनना, कैन बिकम करता हेड ऑफ द HUF इफ एल्डेस्ट, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। मतलब एक इंसान करता, हेड होता है, कर्ता जो होता है वो हेड होता है उस फैमिली का। इनहेरिटेंस का जो है ना सिस्टम समझते हैं हिंदू लॉ के। अगर हम हिंदू लॉ पढ़ें, जो हमारा हिंदू लॉ सक्सेशन एक्ट बना हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें तो ये चलता है दयाबाग सिस्टम। ठीक है ना, ध्यान देखना। हाँ जी, दयाबाग सिस्टम चलता है, जो वेस्ट बंगाल और असम में फॉलो किया जाता है, दयाबाग सिस्टम।
इसके अंदर बेटा और बेटी दोनों को को पार्टनर बनाया जाता है पिताजी की हत्या के बाद। प्रॉपर्टी को बर्थ से शेयर नहीं करा जाता, जबकि मौत के बाद शेयर किया जाता है, जब तक इंसान मरेगा। लेकिन एक होता है मिताक्षरा सिस्टम। मिताक्षरा सिस्टम ये बाकी इंडिया में फॉलो किया जाता है, जहां पे पहले तो सिर्फ मेल मेंबर को मिलता था अधिकार, लेकिन 2005 में लॉ आया जहां से बेटियों को भी बराबर अधिकार मिलता है। ठीक है, बाकी मेन फीचर के ऊपर बात करें इसमें के जॉइंट हिंदू फैमिली की, अगर हम बात करें हिंदू फैमिली बिजनेस जो है, इसकी अगर हम फॉर्मेशन के ऊपर बात करें बनता कैसे है, तो फॉर्मेशन बोलता है ये इसके लिए अगर आपको इसका मेंबर बन रहा है तो आपको उसके लिए कोई फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं बननी, बस उस घर में पैदा होना है। समझ रहे हो? हाँ। और इसके लिए भी देखो एटलीस्ट 2 मेंबर चाहिए और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चाहिए होने के लिए। मतलब अगर आप ये बनाना चाहते हो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आना चाहते हो, चलाना चाहते हो, तो उसके लिए कितने मेंबर होने चाहिए? कम से कम 2 से ज्यादा हो सकते हैं। और ये एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एंसेस्टर मतलब पूर्वजों की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए इसके अंदर। और इसके अंदर कोई रिटर्न एग्रीमेंट जरूरी नहीं है इसको स्टार्ट करने के लिए, आप मन करे अपना काम धंधा शुरू कर दो। मेंबरशिप कैसे मिलती है इसमें? मान लो आप हो, आपको भैया मेरे को आपके ना एंसेस्ट्रल, मेरे को आपके HUF में जुड़ना है। मैंने कहा भाई हट हमारे घर में पैदा होना पड़ता है इसके लिए। तो जो इंसान उस फैमिली में बॉर्न हुआ हो वो उसका मेंबर बन जाता है। 3 जनरेशन इसका पार्ट हो सकती है, 3 जनरेशन। मान लो दादाजी, पिताजी और फिर उनका लड़का। तो अगर मान लो लड़के का लड़का अगर काम संभालेगा तो दादाजी को परदादा बन गए ना वो, फिर उन्हें रिटायर होना पड़ेगा। कर्ता मैनेजर सबसे एल्डेस्ट मेंबर होगा, अपने आप ही कर्ता बन जाएगा कोई जो सबसे बड़ा होगा। समझ रहे हो? और उसके बाद वो मेल और फीमेल भी हो सकता है 2005 के अकॉर्डिंग टू। जैसे मान लो पिताजी चल बसे, माताजी, किसी के पिताजी चल बसे तो माताजी उनका फिर बिजनेस संभालेगी, वो हेड है, क्योंकि अब लेडीजों के हाथ में भी कंट्रोल आ गया ना। कर्ता कंट्रोल करता है और मैनेज करता है बिजनेस को। ठीक है, और डिसीजन कर्ता का ही फाइनल होता है, सब मेंबर आपस में मिलकर उसको फॉलो करते हैं। और ओनरशिप की, मालिकाना हक की बात करते हैं तो सबको बराबर पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है किसी को कम या ज्यादा। जितने ही मेंबर हैं वो सब को पार्टनर कहलाते हैं, सबके पास बराबर अधिकार है। लायबिलिटी मतलब समझ में, आप देखो लायबिलिटी आ गई ना, वो सोल प्रोप्राइटर में पड़ी। सोल प्रोप्राइटर में लायबिलिटी कैसी होती थी? अनलिमिटेड होती थी, अपने घर से पैसा लाना पड़ता था। लायबिलिटी पे बात करते हैं। कर्ता, कर्ता जो होता है मेरे भाई वो हेड कहलाता है और उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है ना? इसका मतलब अगर बिजनेस में कोई लॉस हुआ, लोन पे करना है तो कर्ता ही पे करेगा। ठीक है ना? इसका मतलब कि वो अपना खुद का पर्सनल पैसा भी कर्ता को ही लगाना पड़ेगा। और बाकी मेंबर के पास लिमिटेड लायबिलिटी होती है। आ गई ना? देखो बाकी जो लड़के वड़के हैं उनके अपने, अब जायज बात है, देखो ये कहने की चीज होती है। सबसे ज्यादा पैसा किसी के पास होता है, सबसे ज्यादा पैसा हेड के पास ही होता है, वो अपनी पूंजियां छुपा के रखते हैं और लॉस की सिचुएशन में वही देते हैं। ऐसा नहीं है बाकियों के पास भी आएगा, लेकिन जब मेन धंधा अगर आप किसी को पकड़ोगे तो आप उसके हेड को ही पकड़ोगे। तो जायज बात है, इसीलिए समझो, थोड़ा लॉजिक भी है इसके अंदर, है कि नहीं? इसका मतलब वो अपनी पर्सनल संपत्तियां नहीं देंगे, अब उनके पास होगा ही क्या, है कि नहीं? लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल है अपने खुद के अधिकार के लिए। एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए का जो मान लो बिजनेस को पे करना है 1 लाख रुपए, और उनके पास पैसा नहीं है, तो कर्ता जो है बाकी बची हुई अमाउंट देगा अपनी खुद की सेविंग से। मान लो 1 लाख रुपए कर्जा है, 50,000 चुका दिया, 50,000 कम पड़ रहे हैं तो कर्ता लाएगा 50,000। अगला फीचर है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी मतलब इसमें बिजनेस कैसे लंबे समय तक कंटिन्यू रहता है। तो कहता है भैया इसमें किसी इंसान की मौत के बाद भी, मेंबरों की मौत के बाद, कर्ता मर गया मान लो, तो भी बिजनेस चलेगा, नया कर्ता बन जाएगा, है ना? और नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर जो है नया कर्ता बन जाएगा। और बिजनेस जो है वो स्टॉप जब ही हो सकता है जब सारे लोग आपस में म्यूचुअल कंसेंट, आपस में डिसाइड कर लें और कहें कि हम इस बिजनेस को बंद कर देते हैं। अगला माइनर मेंबर, कहता है अगर बच्चे जो माइनर हैं वो भी इस मेंबर बन जाते हैं इसके बाय बर्थ, 4-5 साल की उम्र से चाहो तो अपने बिजनेस में काम लगा लो, अगर ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो अपने खुद का काम होता है। मेरिट्स मतलब फायदे पे बात करते हैं HUF में। मेरे भाइयों फायदा क्या है कि इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, लीगल प्रोसेस नहीं चाहिए। क्या होता है, आसानी से बन जाता है। कॉन्टिन्यूटी मेरे भाई मतलब बिजनेस जो है वो लंबे समय तक, भले ही कोई इसका मेंबर मर जाए पर बिजनेस तो चलता ही रहता है। सेंट्रलाइज लोकेशन है, मतलब करता ही हर चीज मैनेज करता है। मेरे भाई इस सेंट्रलाइजेशन का मतलब समझा देता हूँ मैं आपको। देखो दो चीज होती है। जैसे मान लो ये एक इंसान है और ये चारों लोगों को ऑर्डर दे रहा है, उसके सामने 4 लोग हैं, तो मैंने सबको चारों को ऑर्डर दिया। मतलब अगर एक बिजनेस चल रहा है तो उसका सबसे बड़ा हेड कौन है?
सारा डिसीजन कौन लेगा? कर्ता। इसका मतलब कोई मिलके आपस में डिसीजन लेंगे? वो नहीं, भले किसी और को पसंद ना रहा हो, उसको फॉलो करना पड़ेगा। सारी पावर एक बंदे के पास है, सेंट्रलाइजेशन है। और इसी का उल्टा होता है डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पर सारी पावर बराबर सब में बटी हो, सब मिलके डिसीजन ले। तो इसके अंदर सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, एक अकेले इंसान के पास कंट्रोल। बाकी लॉयल्टी और कोऑपरेशन क्या होता है? फैमिली मेंबर वर्क करते हैं ट्रस्ट के साथ और यूनिटी के साथ, लॉयल रहते हैं, ठीक है ना, लॉयल्टी और कोऑपरेशन। बाकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है मेंबर की, सिर्फ कर्ता के पास ही अनलिमिटेड है, तो ये बाकी पार्टनरों का फायदा है, बाकी मतलब मेंबरों का फायदा है। लेकिन इसके कुछ नुकसान है, इसमें कैपिटल लिमिटेड है, क्योंकि एक फैमिली भी कितना ही पैसा लगा लेगी, बहुत बड़ा बिजनेस छोड़ना। असद ये हो सकता है कि मोहल्ले में बढ़िया फेमस कचौड़ी की दुकान हो, 2 जगह नहीं होगी, एक ही जगह होगी, आप देखना, है ना। कोई बाहर का मेंबर अलाउ नहीं हो सकता, ये भी एक नुकसान है। कर्ता के पास ही सिर्फ पावर होती है, ये भी तो एक नुकसान है कि नहीं? सबके पास बराबर पावर हो, क्योंकि सब बराबर अधिकार झेल रहे हैं, लेकिन उनके पास पावर बराबर नहीं है। पैसा सबको बराबर मिलेगा, अधिकार बराबर नहीं है, ठीक है ना। कन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, सारे मेंबरों में क्या होते हैं? कन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है ना। ये एक नुकसान है, क्यों? आपस में लड़ते रहते हैं, फैमिली में लड़ाई नहीं होती, वो चलती रहती है। बाकी पार्टिसिपेशन सबका अनइक्वल नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है यंगर या फीमेल या होती है, वो सब तो ढंग से मैनेज ही नहीं कर सकते, उन्हें तो सबसे पहले काम में लेबर ही बना के रखा जाता है। एक टाइम तक, जब तक बड़े ना होने तब तक उनको पैसा संभालने के लिए दिया नहीं जाता, वरना उन्हें तो पहले नॉर्मल काम ही दिया होता है ना। बाकी 2005 के बाद मेरे भाइयों क्या हुआ था, उसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पर हमने थोड़ा सा इनइक्वालिटी, जो लोगों में फर्क हो रहा था ना मेल फीमेल में, वो थोड़ा सा कम हुआ था, वो हम आगे पढ़ेंगे। बाकी पढ़ते हैं, देखो इसमें 2005 से पहले मेंबर ही मेल वाले HUF का पार्ट हुआ करते थे, को पार्टनर कहलाते थे, जिनके पास पूरा अधिकार होता था और डिमांड भी कर सकते हैं बंटवारा। लेकिन जब हिंदू सक्सेशन, अब देखो हिंदू सक्सेशन एक्ट कब आया था मेरे भाई? देखो कब आया था? हाँ, एक्ट तो 1956 में आया था, लेकिन उसके अंदर बदलाव, अमेंडमेंट मतलब चेंज, बदलाव कब आया? 2005 में। 5 दादा ये लिखा तो है मेरे भाइयों, वो कंपनी एक्ट है, 1956 वो कंपनी एक्ट था, वो कंपनी एक्ट है जो मैं आपको बताया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। 2005 में कुछ चेंजेस आए, जहां से जेंडर की इक्वालिटी होनी शुरू करी। क्या क्या? डॉटर भी को पार्टनर बनेगी। सितंबर 9 2005 से डॉटर को भी रिकॉग्नाइज करा को पार्टनर बाय बर्थ, जैसे कि लड़कों को करा जाता था, ठीक है। इसका मतलब महिलाओं के पास भी बराबर अधिकार है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बर्थ से, मतलब औरतों को भी, चाहे भले ही वो किसी और के घर में जाएगी, लेकिन ऐसा कहता नहीं है अरे यार बुआ से बातचीत बना के रखी करो, वरना अपना कब पता कब अपना हिस्सा मांग ले, है ना, ऐसे नहीं कहते। राइट टू डिमांड पार्टीशन, इसमें अब बंदा अपनी पार्टीशन भी मांग सकता है, मतलब डॉटर के पास भी बराबर अधिकार है कि वो अपनी पार्टीशन मांग, मतलब वो अगर कल को फैमिली के बाहर चली गई ना, अब जैसे मान लो कल को आपकी जमीन हो कोई, उसका जब बंटवारा होगा, आपकी बहन हो, बहन कहीं और फैमिली में जाके रह रही हो, जाहिर बात है शादी होगी कहीं और रहेगी, तो वो आप जब अपनी जमीन की संपत्ति का हिस्सा लोगे ना, तो आपकी बहन शादी के बाद भी आके साइन करेगी और कहेगी कि मैं अपना हिस्सा अपने भाई को दे रही हूँ पूरा, मैं इसमें कोई हिस्सा नहीं ले रही, मैं दूर हटती हूँ। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि मैं तो लूंगी, तो चाहे कुछ भी हो जाए वो लेके रहेगी। तो बहुत समस्याएं हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये पार्टीशन के लिए भी डिमांड कर सकती है। इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी, जायज बात है, जो लड़कियों का हक है बराबर सेम वो बराबर लड़कों का भी है। अगर मान लो पिताजी मर गए तो डॉटर जो है उसका बराबर अधिकार है। लेकिन कर्ता के क्या अधिकार थे? तो देखो, अमेंडमेंट अलाउ अ डॉटर टू बिकम अ कर्ता। अब लड़कियां भी कर्ता बन सकती हैं अगर वो सबसे ज्यादा सीनियर को पार्टनर है तो, ठीक है। इसका मतलब वो कंट्रोल भी कर सकती है, मैनेज भी कर सकती है पूरा काम धंधा, ठीक है। और ये हर हिंदूज पे एप्लीकेबल होता है। मतलब ये जो मिताक्षर लॉ हमने ऊपर पढ़ा था ना, 2 लॉ थे, एक वेस्ट बंगाल और असम में फॉलो होता था और बाकी पूरे उसमें भी होता था। अब देखो हिंदू के अंदर ये बुद्धिस्ट और जैन और सिख, इनके लिए भी ये फॉलो होता है, ठीक है ना। ये हिंदू लॉ, मतलब वो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो ये फॉलो करते हैं। बाकी मैरिड डॉटर, मतलब मान लो आपके घर में अगर बिजनेस हो, वो रजिस्टर्ड नहीं है, चल रहा है, और कल को मान लो आपके घर में आपकी बेटी है, उसको बराबर अधिकार नहीं दिया जा रहा, तो वो पता क्या कर सकती है? कल को आके अपना अधिकार मांग सकती है। आपसे लड़ाई वड़ाई करके बोले मुझे अधिकार दे दो, और आप बोलो चलट निकल, नहीं देंगे, ये वो, भाग जाए, ऐसा ही वो, कल को आपके पास पुलिस आ गई, बोले भाई इसका अधिकार दे दो, ये केस कर रही है, कैसे, किस एक्ट के तहत केस कर रही है?
हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के 2005 के अकॉर्डिंग ये केस कर रही है कि हाँ इसका अधिकार है। बोले हमने तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, तो बिजनेस ऐसे ही है ऐसे। बोले भाई ये अपने आप ही हिंदू सक्सेशन एक्ट का बिजनेस का चल रहा है, तेरा देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो ये तो बिजनेस हो गया, नॉर्मली जमीन है, जमीनों पे ये चलता है, ठीक है ना। बाकी एक डॉटर, मैरिड डॉटर की बात करें तो मैरिड डॉटर जो है ना वो को पर्सनरी राइट लूज नहीं करती, शादी के बाद भी आ सकती है, पापा मुझ को हिस्सा दे दो मेरा, ठीक है ना, इस तरीके से। और वो मेंबर रहेगी अपने पिताजी के बाद भी। और ये हमारा चैप्टर